क्यों किसी गर्म वस्तु को छूने पर हमारा हाथ झट से हट जाता है? क्यों हमारे ब्रेन को बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाता है? क्यों शराब पीने के बाद लोग जो मन सो बकते हैं? क्यों हमें कभी बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंड लगती है? जानेंगे बहुत सारे ऐसे ही सवालों के जवाब इस चैप्टर में, तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपना चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, जिसका इंग्लिश नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, और जो कि क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 7 है, मतलब कि बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ आगे पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। दोस्तों, इससे पहले वाले चैप्टर में यानी कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारे जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं, जैसे कि हमारा पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया या फिर उत्सर्जन तंत्र हो गया। ये सभी जैव प्रक्रम एक साथ होते रहते हैं। हमारे अंदर भोजन का पाचन होता रहता है। हम हमेशा सांस लेते रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन बॉडी में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हमारा दिल हमेशा धक 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 करता रहता है, जिससे पूरे शरीर में रक्त पहुंचता है, और जो हमारा किडनी है वो भी हमेशा रक्त के क्षरण का कार्य करता रहता है। मतलब कि इन सभी के बीच एक तालमेल बना हुआ है, और इसे ही समन्वय या कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। और इस तालमेल को जो व्यवस्था रोक के रखा हुआ है, मतलब कि जो व्यवस्था इस तालमेल को बिगड़ने नहीं देता है, उस व्यवस्था को नियंत्रण कहते हैं। तो अब हम नियंत्रण एवं समन्वय का परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। जीवों में विभिन्न प्रकार की जैव प्रक्रम एक साथ होती रहती है। इन सब के बीच तालमेल बनाए रखने को समन्वय कहते हैं, और इस संबंध को स्थिर रखने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे नियंत्रण कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको नियंत्रण एवं समन्वय का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ग्राही अंग यानी कि रिसेप्टर्स क्या होता है। तो ग्राही अंग का परिभाषा होता है कि बाहरी वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को ग्रहण करने के लिए हमारे शरीर में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिसे ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती है जिसकी मदद से बाहरी वातावरण में यानी कि बॉडी से बाहर जो कुछ भी होता है हमें पता चल जाता है। जैसे कि आपको कभी मच्छर काटता है तो आप जान जाते हैं कि आपको किसी मच्छर ने काटा, या आपको कभी कुछ महकता है तो आपको पता चल जाता है कि कुछ ज़रूर महक रहा है, या फिर आपको कोई आवाज़ देता है तो आप जान जाते हैं कि मुझे किसी ने बुलाया। तो यह जो कुछ भी आपको पता चल जाता है यह हमारे शरीर में मौजूद ग्राही अंगों की वजह से ही होता है। हमारे शरीर में ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग 5 होती है, जो कि है आँख जो देखने में मदद करता है, कान जिसे सुनते हैं, नाक जो सूंघने के लिए होता है, जीभ जिसे किसी भी चीज़ के टेस्ट का पता चलता है, और त्वचा यानी कि स्किन जिससे हमें टच महसूस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, लेकिन इसे समझने के लिए हमें पहले तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ना होगा, जिसे इंग्लिश में न्यूरॉन या नर्व सेल कहा जाता है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसका काम होता है कि किसी भी संदेश को जो हम बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कारण ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, या कोई मच्छर काट लेता है, तो उस संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। मतलब कि न्यूरॉन का मुख्य कार्य है किसी भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो दोस्तों, अब हम न्यूरॉन की संरचना के साथ समझ लेते हैं। अब इस न्यूरॉन के संरचना को समझिए, क्योंकि यदि आप इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको इसमें कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ ये जो उंगली के जैसी संरचना दिख रही है इसे ध्रुमिका कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डेंड्राइट कहा जाता है, जो सूचना को ग्राही अंगों से ग्रहण करता है और कोशिका काय में पहुँचाता है। उसके बाद ये जो आपको हथेली जैसा दिख रहा है इसे सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं, जिसे हिंदी में कोशिका काय कहा जाता है। यह सूचना को विद्युत आवेग के रूप में आगे पहुंचाता है। फिर इसके अंदर ये पार्ट केंद्रक है, जो कि साइटोन के अंदर है, और यहाँ से सूचना विद्युत आवेग के रूप में आगे बढ़ता है न्यूरॉन के इस पार्ट तक, जिसका नाम तंत्रिकाक्ष है, जिसे इंग्लिश में एक्सॉन कहा जाता है, जो कि सूचना को विद्युत आवेग के रूप में कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन के ध्रुमिका यानी कि डेंड्राइट तक पहुँचाता है। यहाँ ये दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। यहाँ सूचना को अगले न्यूरॉन में पहुँचाने के लिए यह न्यूरॉन का अंतिम सिरा सिनेप्स में केमिकल छोड़ता है, जो अगले न्यूरॉन के ध्रुमिका में विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, और फिर इस तरह से सूचना विद्युत आवेग के रूप में अगले न्यूरॉन से फिर अगले न्यूरॉन चलता जाता है और हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। न्यूरॉन की संरचना के बारे में तो हम समझ चुके हैं, तो अब हम समझ लेते हैं न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका के भाग और उसके कार्य के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका कोशिका के भाग तथा कार्य। हाँ तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। आपको इसका स्ट्रक्चर देख के ही पता चल गया होगा। एक ये हो गया, दूसरा ये, और तीसरा ये तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिका का फर्स्ट भाग है ध्रुमिका, जिसे इंग्लिश में डेंड्राइट कहा जाता है,
यह कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसी संरचना है जो ग्राही अंगों से सूचना ग्रहण करके कोशिका काय में पहुंचाता है। तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का दूसरा भाग है कोशिका काय, जो प्राप्त की गई सूचना को विद्युत आवेग के रूप में आगे भेजता है। तंत्रिका कोशिका का तीसरा और अंतिम भाग है तंत्रिकाक्ष, जिसे इंग्लिश में एक्सॉन कहा जाता है। यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका तक पहुंचाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। दोस्तों, यह तंत्रिका कोशिकाओं का बना जाल होता है जो हमारे पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। तो इससे हम तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन का एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका तंत्र दो तरह के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसे इंग्लिश में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं, जबकि परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत वे नर्व्स आते हैं जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलकर शरीर के अन्य भागों में जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को विस्तार से समझ लेते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मानव मस्तिष्क के बारे में, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। दोस्तों, मानव मस्तिष्क मानव शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। हमारे ब्रेन का वेट 1.2 से 1.4 kg के आसपास होता है। हम अपने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, जिसको हिंदी में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। सबसे पहले हम अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन को समझ लेते हैं। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। सेरेब्रम का हिंदी होता है प्रमस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मतलब कहा जाए तो ब्रेन का 80% हिस्सा सेरेब्रम ही होता है। इसका कार्य सोचना, तर्क करना, प्रॉब्लम सोल्व करना, योजना बनाना और याद रखना आदि है। सेरेब्रम आँख, कान, नाक आदि जगहों से आने वाली सूचना को ग्रहण करता है और उसके प्रति कार्रवाई करता है। दूसरा है थैलेमस। यह अंडे जैसी संरचना आकार का होता है। यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का काम करता है। तीसरा है हाइपोथैलेमस। यह थैलेमस के नीचे होता है। इसका कार्य होता है कि भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करता है। यह शरीर के अंदर ताप और पानी की मात्रा को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों, चलिए हम समझ लेते हैं मिड ब्रेन को। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क और हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क के बीच एक छोटा सा भाग होता है जिसे मिड ब्रेन या मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। मिड ब्रेन 4 बॉडी से मिलकर बना होता है और इन बॉडी को कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं ब्रेन के थर्ड और लास्ट पार्ट को, जो कि है हाइंड ब्रेन यानी कि पश्च मस्तिष्क। दोस्तों, यह ब्रेन का सबसे पीछे का भाग होता है जो सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेरेबेलम के बारे में। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने तथा पेशीय क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है। हमारे ब्रेन का सबसे पहला बड़ा भाग था सेरेब्रम और दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरेबेलम, और सेरेबेलम हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। हाइंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है पोन्स। दोस्तों, यह श्वसन का विनिमयकरण करता है। इसके अंदर श्वसन केंद्र नामक एक संरचना होती है जो श्वसन के दौरान हवा की मात्रा को तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है मेडुला ऑब्लोंगेटा। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मतलब कि मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद मस्तिष्क का कहानी खत्म हो जाता है और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु का कहानी शुरू होता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मतलब कि वैसी क्रियाओं का नियंत्रण करता है जो हमारी इच्छा से नहीं होती, जैसे कि लार आना, उल्टी आना, खांसना, सांस लेना, दिल का धड़कना इत्यादि। तो दोस्तों, अब हमारा मानव मस्तिष्क यानी कि ह्यूमन ब्रेन पार्ट टोटल कंप्लीट हो चुका है और आगे हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के बारे में। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में मेरुरज्जु कहा जाता है। यह रीढ़ की हड्डी के अंदर नसों का समूह होता है जो दिमाग का संदेश शरीर के अन्य भागों, खासकर हाथों और पैरों तक पहुंचाने का कार्य करता है। स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु के द्वारा प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पूरा कर चुके हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और आगे का हमारा टॉपिक है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। इसका परिभाषा होता है तंत्रिकाओं का समूह जो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलकर शरीर के अन्य भागों में जाता है। दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो भी तंत्रिका तंत्र निकलकर शरीर के अन्य भागों में जाता है वो परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। इस डायग्राम को देखकर आप अच्छे से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र को समझ सकते हैं। इस डायग्राम में जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और जो इससे नर्व्स निकल रहे हैं यानी कि जो येलो कलर का है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है प्रत्यावर्ती क्रिया। इसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इसका जो भी परिभाषा होगा उसको लिखेंगे, फिर इसके डायग्राम को भी समझेंगे। दोस्तों, ये प्रत्यावर्ती क्रिया हमारे साथ बहुत बार होता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि आपका शरीर कभी कुछ ऐसा एक्शन लिया होगा जिसका भनक भी आपको नहीं हुआ होगा, लेकिन एक्शन होने के बाद आपको पता चला होगा। जैसे कि कभी आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ता है
तो सबसे पहले आपका हाथ उस गर्म चीज से हटता है, इसके बाद आपको पता चलता है कि आपका हाथ किसी गर्म चीज को छू के हटा। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिर प्रत्यावर्ती क्रिया क्या होती है। दोस्तों, इसे देखने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती क्रिया बहुत ही कम समय में होती है। जैसे कि यह घटना आपके साथ भी हुआ होगा, जब आपको कभी करंट का झटका लगता है तो सबसे पहले हमारे शरीर का अंग उस करंट से हटता है और फिर इतना होने के बाद हमें पता चलता है कि जान बची आज। तो प्रत्यावर्ती क्रिया बहुत ही कम समय में होती है अन्य क्रिया के मुकाबले। जैसे कि हम किसी काम को जानबूझकर करते हैं तो उस क्रिया के मुकाबले प्रत्यावर्ती क्रिया बहुत ही कम समय में हो जाती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती क्रिया अचानक होती है, एकदम क्षण पल में। दोस्तों, अचानक से यदि हमारा हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ जाता है तो कुछ इस तरह का क्रिया होता है जिसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। सबसे पहले त्वचा यानी कि स्किन में जो ग्राही होता है वो संदेश ग्रहण करता है कि हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ी है। फिर वो संदेश संवेदी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मेरुरज्जु तक जाता है। वहां से संदेश मस्तिष्क तक नहीं जाता है। ऐसे अचानक घटने वाली घटना के कंडीशन में मेरुरज्जु ही समझ जाता है कि कोई गर्म चीज पे हाथ पड़ी है। यदि हाथों को नहीं हटाया गया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। और मेरुरज्जु संदेश भेजता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से कार्यकर को कि हाथ हटाओ, जिससे कि हमारे हाथ को अधिक नुकसान नहीं पहुंचता है। दोस्तों, आपको अभी कुछ कुछ नए टर्म्स भी दिखाई दिए होंगे, जैसे कि संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका और प्रतिवर्ती चाप। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, इसके बाद फिर कुछ आगे पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है संवेदी तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में सेंसरी न्यूरॉन कहा जाता है। संवेदी तंत्रिका कोशिका वैसी तंत्रिका कोशिका है जो संदेश को ग्राही अंगों से मस्तिष्क की ओर लेके जाती है। जैसे कि ये रिसेप्टर यानी कि ग्राही अंग है, यहाँ से जो जिस न्यूरॉन के माध्यम से संदेश मस्तिष्क की ओर आ रहा है, यह न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन है, यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका। दूसरा टॉपिक है प्रेरक तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। यह ऐसी तंत्रिका कोशिका है जो कि संदेश को मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। जैसे कि हमारा मस्तिष्क कोई भी ऑर्डर देता है तो वह मोटर न्यूरॉन यानी कि प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही शरीर के अन्य अंगों में जाता है। तीसरा टॉपिक है प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, जिसे इंग्लिश में इंटर न्यूरॉन कहा जाता है। यह वैसी तंत्रिका कोशिका है जो संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरक तंत्रिका कोशिका को जोड़ती है। जैसे कि यहाँ रिसेप्टर से कोई भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक आती है और ब्रेन से कोई भी इंफॉर्मेशन शरीर के अन्य भाग तक जाता है, तो यहाँ जो न्यूरॉन दोनों को जोड़ने का काम करता है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को, उसी न्यूरॉन को ये प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। चौथा टॉपिक है प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया के पथ को ही प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। मतलब कि यह जो भी प्रतिवर्ती क्रिया हुआ, यह पूरा रास्ता जो भी रास्ता है उसी को प्रतिवर्ती चाप कहा जाता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा और समझा कि हमारे अंदर नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका कोशिका और पेशियां उपस्थित होती है, यानी कि मसल्स। लेकिन अब हम जानेंगे कि पेड़ पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस प्रकार होता है, क्योंकि पादपों के अंदर ना तो तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है और ना ही पेशियां। तो हमारा टॉपिक है पादपों में समन्वय, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कहा जाता है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि पादपों में तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय अंग अनुपस्थित होते हैं और हम इंसानों में तंत्रिका तंत्र तथा पेशीय अंग उपस्थित होते हैं। तो समझने वाली बात यह है, जैसे कि हम कुछ भी मूवमेंट करते हैं, मान लेते हैं कि आपको कभी किसी मच्छर ने आपके इस हाथ में डंक मारी, तो यहाँ से संदेश ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन ऑर्डर देता है इस हाथ को, जिससे कि हम इस मच्छर को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन पादपों में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि पादपों के अंदर ब्रेन में रज्जु कुछ भी नहीं है। तो पादप किस प्रकार से मूवमेंट या गति करते हैं, अब इसे समझ लेते हैं। दोस्तों, पादपों में जो मूवमेंट होता है वो दो तरह से होता है। एक मूवमेंट होता है वृद्धि से संबंधित, जैसे कि हम किसी बीज को यदि मिट्टी में डाल देते हैं तो उसमें अंकुरण होता है, जिससे एक पादप निकल आता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। पादपों में दूसरा मूवमेंट ऐसा होता है जो कि वृद्धि से संबंधित नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा इस छुई मुई पौधे को, इसे जब हम छूते हैं तो यह सिकुड़ने लगता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और पहले समझते हैं वृद्धि से असंबंधित गति या वृद्धि से मुक्त गति को। यदि हम छुई मुई पौधे के उदाहरण से समझे तो आपको देखकर लग रहा होगा कि पादपों में भी सूचना का संचरण होता है, और यह सच भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पौधे में सिर्फ इस पत्ती को ही छुआ गया है, लेकिन बाकी पत्तियां भी मुरझाई जा रही है। मतलब साफ है कि ये जो वृंत है इससे सूचना का संचरण हो रहा है, जिससे बाकी पत्तियां भी सिकुड़ रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर सूचना एक जगह से दूसरे जगह तक जा कैसे रही है, क्योंकि पादपों में तो तंत्रिका तंत्र उपस्थित होती नहीं है। तो चलिए अब इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पादप सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में संचारित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करते हैं।
अब सूचना का संचरण तो वैद्युत रसायन साधन की मदद से हो जाता है, लेकिन अंत में जब पादप कोशिकाएं को गति करनी होती है तो वे जल की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पादप कोशिकाएं अपनी आकृति को बदलने के लिए जल की मात्रा में परिवर्तन करते हैं। जैसे कि इस पत्ती को छुआ जाता है, इस पत्ती में जो जल की मात्रा है वो यहाँ से पौधे में चला जाता है, जिससे ये पत्तियां सिकुड़ने लगती है, जिससे कि इसकी आकृति बदल जाती है। दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है वृद्धि पर आश्रित गति, मतलब कि अब हम ऐसी गति को पढ़ेंगे जो वृद्धि से संबंधित है। इसमें कुछ भी आगे समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रतान या टेंड्रिल क्या होती है, क्योंकि पादपों में वृद्धि से संबंधित गति करवाने में प्रतान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आपने बहुत से ऐसे पौधे को देखा होगा जिसमें कि एक धागे जैसा भाग होता है और जो कि पादप को किसी स्तंभ या किसी अन्य प्रकार के सहारे पर चढ़ने में सहायता करती है। तो हम प्रतान का परिभाषा लिख सकते हैं कि पादप का धागे जैसा वह भाग जो उसे किसी स्तंभ या किसी अन्य प्रकार के सहारे पर चढ़ने में सहायता करता है, उसे प्रतान या टेंड्रिल कहते हैं। प्रतान जो होता है दोस्तों, यह संवेदनशील होता है, क्योंकि आपने यह नोटिस किया होगा कि प्रतान जब भी किसी सहारे वाली स्तंभ जैसी संरचना को टच करता है तो वह उस स्पर्श वाली बिंदु से विपरीत दिशा में मुड़ जाता है, जिससे हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि टेंड्रिल किसी स्तंभ या अन्य प्रकार की सहारे को पकड़ा हुआ है। दोस्तों, वृद्धि पर आश्रित गति को समझने के लिए बुक में एग्जाम्पल दिया गया है मटर के पौधे का, कि मटर की पौधे के तरह कुछ पादप दूसरे पादप या किसी स्तंभ या फिर किसी अन्य प्रकार के सहारे पर प्रतान की सहायता से ऊपर चढ़ते हैं। और यह जो वृद्धि है यह वृद्धि दिशिक है। इससे ऐसा लगता है कि पादप गति कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में पादप में वृद्धि हो रही होती है। और इस तरह की गति को ही अनुवर्तन कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में ट्रोपिज्म कहा जाता है। पहला हार्मोन है ऑक्सिन। यह प्रोरोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है। और इसी हार्मोन के वजह से कई पौधे मुड़ जाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश पौधे पर पड़ता है तो ऑक्सिन पौधे के इस वाली साइड में चला जाता है, जिससे कि इस साइड की कोशिकाएं की लंबाई अधिक हो जाती है और पादप मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा हार्मोन है जिब्रेलिन। यह पत्तियों एवं तने की वृद्धि में सहायक होता है, साथ ही यह फलों की संख्या और उनके आकार में वृद्धि करता है। तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। यह कोशिका विभाजन में सहायक होता है और विशेष रूप से फलों एवं बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है, जिससे कि फलों एवं बीजों में अधिक कोशिका विभाजन होता है और वे जल्दी से बड़े हो जाते हैं। साइटोकाइनिन पादप की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, मतलब कि पादप में किसी भी प्रकार के रोग को नहीं लगने देता है। चौथा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, जिसे इंग्लिश में एब्सिसिक एसिड कहा जाता है। यह पादपों में वृद्धि का संदमन करता है, मतलब कि वृद्धि को रोकता है। पादपों में इसका काम विशेष रूप से पत्तियों का मुरझाना, अधिक वाष्पोत्सर्जन होने पर रंध्रों को बंद करना और पत्तियों को झड़ने में सहायता करना है। पांचवा और लास्ट हार्मोन है इथाइलिन। यह अनुप्रस्थ भाग की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, मतलब कि पादप की चौड़ाई तो बढ़ाता है लेकिन उसकी लंबाई को रोकने का काम करता है। साथ ही यह रसदार फलों को पकने में भी सहायता करता है। तो दोस्तों, अब हम पादप हार्मोन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और अब पढ़ने वाले हैं जंतु हार्मोन के बारे में। तो हमारा अगला टॉपिक है जंतु हार्मोन और यह इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये जंतु हार्मोन हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है, मतलब कि अब तक हम जानते थे कि हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका कोशिका के माध्यम से होता है, लेकिन जंतु हार्मोन के माध्यम से भी हमारे अंदर नियंत्रण एवं समन्वय होता है। कैसे होता है यह आपको जंतु हार्मोन पढ़ने के साथ ही समझ आ जाएगा। फर्स्ट हार्मोन है एड्रीनलिन। यह हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। किडनी के ऊपर जो ये टोपी जैसा पार्ट है यही है एड्रीनल ग्लैंड और इसी से एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन तब एक्टिव होता है जब आपको डर लगता है या लड़ना होता है या फिर भागना होता है। एड्रीनलिन हार्मोन के स्रावन से होने वाली अनुक्रियाएं जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। जैसे कि यदि आप कहीं अकेले जा रहे हैं और रास्ते में एक ऐसा कुत्ता मिल गया जिसने इतिहास बना रखा है कि उस रास्ते से जो भी जाता है वह उसे काटता ही है, तो पहले तो उसे देखते ही आपको डर लगने लगेगा और उस समय आपके शरीर में अनेकों प्रकार की अनुक्रियाएं भी होगी। श्वसन दर बढ़ने लगेगा, दिल की धड़कन तेज होने लगेगी, आपका शरीर पूरे तरह से एक्टिव हो जाएगा। उस समय आपके पास बस दो ही रास्ते होंगे, या तो लड़ना है या फिर भागना है। ऐसे ही बहुत सारी स्थितियों से निपटने में एड्रेनलिन हार्मोन मदद करता है। दूसरा हार्मोन है थायरोक्सिन। ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ये जो आपको दिख रहा है हमारे गर्दन के अंदर एच आकार की संरचना, यही है थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमारे शरीर में बन रहे हैं या नहीं इसका नियंत्रण करता है।
तीसरा है वृद्धि हार्मोन। यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि हमारे माथे के इस पार्ट में होता है जो कि मटर के दाने के आकार के बराबर होता है। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि यह शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो यह बौनेपन का कारण बनता है। चौथा है टेस्टोस्टेरोन। यह वृषण से निकलता है जो कि केवल पुरुषों में ही होता है। इसी के वजह से पुरुषों में दाढ़ी मूछें आती है, आवाज भारी हो जाती है, साथ ही यह मसल्स के साइज को बढ़ाता है और भी यह बहुत सारे काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो सिर्फ पुरुषों में हो। पांचवा है एस्ट्रोजन। यह अंडाशय से निकलता है जो कि सिर्फ फीमेल में ही होता है और इसका काम क्या है कि जो भी फीमेल में परिवर्तन होता है 11 से 12 साल के बाद तो यह एस्ट्रोजन के वजह से ही होता है। लास्ट जंतु हार्मोन है इंसुलिन हार्मोन। यह अग्नाशय से निकलता है। इंसुलिन रुधिर में शुगर लेवल को नियंत्रित करने में सहायता करता है, मतलब कि इसकी कमी से ही डायबिटीज या मधुमेह बीमारी होती है जिससे कि शुगर लेवल बढ़ जाता है और शरीर के लिए कई हानिकारक प्रभाव का कारण बनता है। तो हम एक लाइन और लिख सकते हैं इसके बारे में कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही मधुमेह बीमारी होती है। तो दोस्तों अब हमारा नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब तक यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।